जिनका भी मुकदमा चल रहा है वो भी कानून की जानकारी रखें कि भाई हमारे मुकदमे में कब क्या होना है। केवल अधिवक्ता पर ही निर्भर नहीं रहें, अपने से भी जानना जरूरी है कि आपके केस में कब क्या होने वाला है और किस समय क्या पोजीशन रहती है, कब गवाही होती है, कब क्या बनता है, कब चार्ज बनता है, कब बेल होती है। ये सब सिस्टम कब किस समय क्या प्रोसीजर अपनाता है कोर्ट, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे और एक आम आदमी भी जो होगा उसे भी स्टेप बाय स्टेप ये ज्ञान हो जाएगा, ये आंकड़ा हो जाएगा भाई इस तरह से ये हमारा केस चलेगा या आने वाले समय में इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ये होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मान लिया जाए कि कोई भी अपराध या कोई भी घटना घटी तो सबसे पहला काम होता है उसमें FIR दर्ज होना। FIR जब दर्ज होता है तो उसके बाद IO इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है, विवेचना करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्टिंग शुरू होती है, गिरफ्तारी। अब जब गिरफ्तारी हो जाती है तो भाई वो बेल का काम तो अक्यूज करेगा, उसके बारे में नहीं। वो तो ठीक है, गिरफ्तारी हुई तुरंत बाद बेल अप्लाई किया, बेल कराया, क्या ये कोर्ट का प्रोसीजर नहीं, ये अक्यूज का प्रोसीजर हो गया, एक अलग से हो गया। कोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे सीधे यही चलेगा, FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद सीधे अरेस्टिंग होती है। अब जब अरेस्टिंग हो गई उसके बाद रिमांड होती है। भाई पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, कोर्ट को क्या मालूम कि गिरफ्तारी हुई है, तो कोर्ट को कब मालूम चलेगा। तो अगला प्रोसीजर क्या होगा, अगली प्रक्रिया, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा गिरफ्तारी के बाद रिमांड। रिमांड का ये मतलब है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, किसी भी आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, वो होता है रिमांड। गिरफ्तारी प्रपत्र रेडी करके रिमांड पे ले जाना ताकि उसे JC या PC, जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। वो कोर्ट के ऊपर है कि कहाँ भेजता है। भाई पुलिस कस्टडी तो मांगते हैं, जरूरी नहीं है कि मिल ही जाती है, विशेष मामलों में मिलती भी है पुलिस को। तो यहाँ तक आ गया ये रिमांड तक। उसके बाद कस्टडी, रिमांड के बाद आपको बताया कस्टडी, JC या फिर PC। उसके बाद चार्जशीट का काम आता है। जब कस्टडी के बाद चार्जशीट फाइल होती है, अब चार्जशीट के बाद जो होता है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। सेशन ट्रायल है तो सेशन कॉग्निजेंस लेगा, मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, जहाँ पे भी चार्जशीट फाइल होती है वो। अब एक चीज़ और है कि जब कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेगा, अगर सेशन ट्रायल है तो सेशन को फाइल कमिट हो जाती है। जैसे कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लिया, चार्जशीट फाइल हुई, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। अब अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है मुकदमा धारा, तो फिर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। अगर ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है तो वो संज्ञान लेकर, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेकर फाइल कमिट कर देगा, कहाँ, सेशन के लिए। तो उसका ट्रायल सेशन में चलेगा। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, अब जब संज्ञान ले लिया, कॉपी रिसीव हो गई, अब जब कॉपी भी रिसीव हो गई उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज बनने का नंबर आता है। अब देखिए चार्ज बनने का नंबर तो आ गया, बहुत सारे लोगों को ये यहाँ पे थोड़ा रुकाना पड़ रहा है इसलिए कि जैसे नए अधिवक्ता हैं उन्हें भी जानना चाहिए और जिसका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी जानना चाहिए। चार्ज अगर बन गया तो आपकी गवाही शुरू हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन विटनेस की गवाहियां स्टार्ट हो जाएंगी, पीड़ित पक्ष की, सरकार की तरफ से, ये समझें आप। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले की कहानी क्या है कि आपको डिस्चार्ज ले लेना चाहिए। जैसे मजिस्ट्रेट संज्ञान लिया, जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया चार्जशीट के बाद तो आपको समनिंग ऑर्डर करेगा। अगर ट्रायल मजिस्ट्रेट के यहाँ चलना है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो जब समनिंग ऑर्डर होता है तब आप पहुंचेंगे, बेल कराएंगे। अगर जेल नहीं गए हैं, नॉर्मल धाराओं में मामला है तब की मैं बात कर रहा हूँ। जेल गए तो फिर भाई जेल से छूटे, फिर भी समन आया, तब आप कोर्ट में अपीयर होने लगे, हर डेट पे जाने लगे,
तो जैसे ही चार्ज बनने का नंबर आए, तो चार्ज बनने के पहले और चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज डालना चाहिए। अगर डिस्चार्ज डाल दिए और सब कुछ सही रहा, आपके पास एविडेंसेस हैं, सब कुछ आपका केस मजबूत है, तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डिस्चार्ज मिल गया मतलब जिंदगी में मुकदमा फिर आपका नहीं चलेगा, डेट नहीं चलेगी, बरी हो गए, काम खत्म। इन केस अगर डिस्चार्ज नहीं मिला तो वही ऑर्डर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, तो हो सकता है वहां मिल जाए। तो ये चूंकि मैं रोक के थोड़ा प्रक्रिया को आपको बताया भाई इसके बाद ये कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब भाई ये अगला स्टेप के बाद ये आप स्टेप ले सकें, इसकी भी जानकारी आपको रहे। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं, अगर चार्ज बन गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर बन गया तो फिर शुरू हो जाता है प्रोजिक्यूशन विटनेस। सरकार की तरफ से गवाही स्टार्ट हो जाती है डॉक्टर की, डॉक्टर ने सही पेपर लगाए कि नहीं, कहने का मतलब इस सब चीजों में डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करना होता है। कुल मिला के आप ये समझें। अब उसके बाद जब ये सब PW1 PW2 आपने देखा होगा, प्रोजिक्यूशन विटनेस, इसका ये मतलब, तो जब PW1 PW2 जितने भी PW1 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, जब सब कंप्लीट हो जाएगा और इन सब गवाहों से अक्यूज का जो वकील होगा, डिफेंडेंट वकील जो होगा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, उनसे जो है जिरह करेगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद 313 का बयान होगा, सीआरपीसी 313 अभियुक्त का बयान होगा। इस दौरान जब भी बयान होगा 313 का, कहने का मतलब ये डिफेंस लॉयर या डिफेंस एडवोकेट हैज टू बी साइलेंस। जब 313 का बयान, सीआरपीसी का 313 का बयान जिस समय होगा, उस समय जो डिफेंस लॉयर होगा वो शांत रहेगा। भाई वो ये नहीं कहेगा कि ये तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये कहो वो कहो। कहने का ये मतलब 313 के बयान में अभियुक्त को बोलना रहता है, भैया तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या घटना हुई, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, जो उसके मन में आएगा वो सब बोलेगा। अब 313 के बयान के बाद कहानी शुरू हो जाएगी। फिर इधर से DW1 DW2 DW3 जितने भी हैं, जो भी हैं डिफेंस विटनेस जितने हैं, उनका भी बयान होगा, उनकी भी गवाही होगी। और डिफेंस विटनेस जितने भी हैं उनसे सरकारी वकील, कह सकते हैं प्रोजिक्यूशन वाला वकील, या ये कह लीजिए कि प्रोजिक्यूशन ही उनसे क्रॉस करेगा, अर्थात जिरह करेगा, ताकि वो केस झूठा साबित हो जाए। आपने जो गवाही दी वो उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश, जैसे आप पीड़िता के मामले को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके मामले को झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। ये सब चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा अक्यूज के पक्ष के वकील को ये चाहिए कि डाउट क्रिएट करना होता है। जब मामले में डाउट क्रिएट होता जाएगा तो फिर जजमेंट में दिक्कत होगी। ये कह लीजिए कि हो सकता है कि जजमेंट आपके फेवर में होगा। अगर डाउट क्रिएट रहेगा तब हर एक चीज आसानी से साबित नहीं रहेगी। तो अब जब दोनों तरफ से गवाहियां हो गई, दोनों तरफ से अपोजिट पार्टीज के वकील जिरह भी कंप्लीट कर लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आता है फाइनल आर्गूमेंट का। फाइनल आर्गूमेंट के बाद आता है जजमेंट का मामला। फिर जजमेंट पे बहस होती है। ये पूरा ट्रायल हमने आपको समझा दिया मात्र 10 मिनट के वीडियो में, और यही सब कुछ सेम प्रकरण यही चलता भी है कोर्ट में। कहने का ये मतलब जब जब कोई नया अधिवक्ता कोर्ट ज्वाइन करता है, वकालत पेशे में आता है, तो उसके दिमाग में कई सवाल होते हैं कि भाई ये तो FIR हो गई, इसमें अब कब क्या करना होता है, इसके बाद की क्या कार्रवाई होगी, इसके बाद क्या होगी, सरकारी वकील की तरफ से क्या होगा, हमारी तरफ से क्या, वकील की तरफ से क्या होगा। तो कहने का मतलब कब चार्ज बनेगा, कब डिस्चार्ज होना है। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा अनभिज्ञ होता है।
और देखिए वकालत पेशा इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कोई भी सीनियर एक एक स्टेप आपको बताने के लिए खाली नहीं है, फ्री नहीं है। जब आपके पास केस होगा तो आप सीखते जाएंगे, स्टेप टू स्टेप सीखते जाएंगे। ये सब सीखने में आदमी 10 साल भी गंवा देता है और 10 महीने में भी सीख जाता है, 10 दिन में भी सीख जाता है। वो अपने अपने ऊपर है, सीखने का तरीका, काम करने का तरीका और नंबर ऑफ केसेस। आपके पास जितने अधिक केस होंगे, आपका खुद का जो केस होगा उसी से आप सीख सकते हैं। बाकी कोई किसी को घोल के पिलाएगा नहीं भैया। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।